Good morning, dear students. How are you? क्लास 11th के सभी बच्चों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में, जो कि बिजनेस स्टडीज़ का रिवीजन वीडियो है, हम चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज कर रहे हैं, उसमें स्वागत है। बच्चों, आप सभी को पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 to 8 अपने सिलेबस में कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग पुराने वीडियोस पहले देख चुके हैं, आपको हर चैप्टर का आइडिया है। आप रेगुलरली अपने क्वेश्चंस को, अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए। इसी क्रम में हमने एक नया चैप्टर या नया एक तरीके से स्टेप कह सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया है, जो कि रिवीजन वीडियोस का है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से रेगुलर रिवीजन किया जा रहा है। लास्ट वीडियो जो आपको रिवीजन का पास किया गया था, उस रिवीजन के लास्ट वीडियो में आपको पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में बताया गया था। आप लोग अपनी बुक्स को ओपन करेंगे और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन नाम का जो चैप्टर है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, इसे ओपन करेंगे। आप लोगों ने बुक निकाल ली होगी, रेगुलरली आप लोग पढ़ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये सामान्य बिजनेस फॉर्म से बिल्कुल अलग तरीके की बिजनेस फॉर्म है। जो कॉमन बिजनेस फॉर्म होती हैं उसमें एक खासियत होती है, जैसा कि आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया जा चुका है, कि बिजनेस इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए उद्देश्य से कोई भी काम यदि किया जाता है तो वो बिजनेस कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कुछ अलग। कैसे? इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, तो फिर किसके लिए काम कर रहे हैं? वी आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सर्विस। आवर मोटिव इज सर्विस मोटिव, नॉट द प्रॉफिट मोटिव। देखिए जरा, a cooperative form of business is different from of business enterprises. In this form of the main motive is not earning profit, but the main motive of cooperative organizations is mutual help. Mutual means सबका साथ साथ, एक दूसरे को, 10 लोग हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर ये पर्पस नहीं है कि मैं केवल अपनी प्रॉफिट के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पर जो भी मेंबर हमारी सोसाइटीज़ के हैं, उन सब के हेल्प के बारे में सोचा जाता है। इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। तो ये जो म्यूचुअल हेल्प का प्रिंसिपल है, इसका जो पर्पस है वो है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। मतलब सब लोग मिल करके एक दूसरे के लिए काम करेंगे, और सबका जो पर्पस होगा काम करने का वो ये होगा कि हमारा जो ग्रुप है उसमें हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचे। मिनिमम 10% रिक्वायर्ड होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है।
अभी तक जो हमने आपको 3 फॉर्म बताए थे, चाहे ड्यू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बताया हो, पार्टनरशिप बताया हो या सोल प्रोप्राइटरशिप बताया हो, इन तीनों में रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल था। वहाँ पर आप चाहते तो रजिस्ट्रेशन करवाते, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन यहाँ पर इस बिजनेस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी माना जाता है। ठीक है बेटा, डेफिनेशन देखिए। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपने जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बनाए रखना और उसे बढ़ाना क्या कहलाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाता है। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। 1912 में इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट डेवलप किया गया था और उसमें कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन की गई थी। इसके फीचर्स क्या हैं बेटा? पहला फीचर है कि एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। वॉलेंट्री मीन्स अपनी इच्छा से बनाया हुआ। अपनी इच्छा से बनाया हुआ का मतलब रजिस्ट्रेशन तो फर्म का हो गया, रजिस्ट्रेशन तो सोसाइटी का कंप्लीट हो गया। कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी के हमारे प्रिंसिपल से एग्री करता है, हमारे नियमों का रिस्पेक्ट करता है और वो चाहता है कि मैं भी ऐसे प्रिंसिपल्स पर चलना चाहता हूँ, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, वॉलेंट्री मीन्स अपनी इच्छा से मेंबरशिप ले सकता है। इस तरीके की सोसाइटी में किसी को मेंबर बनने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। कंपेल आप समझ रहे होंगे, फोर्स नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कास्ट, क्रीड और रिलीजन के नाम पर किसी का भी भेदभाव नहीं होता है। सेकंड है बेटा इक्वल वोटिंग राइट्स। इक्वल वोटिंग राइट मीन्स वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है। मान लो एक व्यक्ति ऐसा है, एक मेंबर ऐसा है जिसने सोसाइटी में 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं और दूसरा मेंबर ऐसा है जिसने 500 रुपये लगाए हुए हैं। लेकिन जब मीटिंग होगी, सोसाइटी के डिसीजंस लिए जाएंगे, तो 5 लाख वाला व्यक्ति भी एक ही वोट डालेगा जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, और 500 रुपये जिसने कंट्रीब्यूट किए हैं सोसाइटी में, उसके पास में भी वोटिंग पावर एक वोट की ही होगी। तो ये कह रहा है इक्वल वोटिंग राइट्स, इसे आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। जैसा कि मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया कि यहाँ पर मेन मोटिव लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ना कि अपने प्रॉफिट को अर्न करना या उसे मैक्सिमाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये डीमेरिट था। वहाँ ये बताया गया था आपको कि फर्म और बिजनेस मैन दोनों एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर इसके मेंबर्स अलग माने जाएंगे और जो सोसाइटी है वो अलग मानी जाएगी। कल को सोसाइटी कोई एक्टिविटी करती है, उससे प्रॉफिट लॉस होता है, तो उस लॉस प्रॉफिट को उसके मेंबर शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, या मेंबर कुछ अच्छा बुरा करते हैं तो उसका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कानून की नज़र में सोसाइटी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं।
सोसाइटी का वर्किंग कल्चर अलग है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स अलग है, लेकिन इसका इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है मेंबरों से। लास्ट जो फीचर बच्चों दे रखा है आपके लिए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। सोसाइटी जिस बिजनेस को करेगी उस बिजनेस में जो भी उसके पास में पैसा कलेक्ट होगा साल के एंड में, उस पैसे में से जिसने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस रेशो के आधार पर, देखिए वोटिंग में तो 1 मैन 1 वोट है, लेकिन कंट्रीब्यूशन के आधार पर प्रॉफिट का या अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लो हमारी एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो मिनिमम 2 लोग चाहिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए, लेकिन हम ये मानते हैं कि किसी सोसाइटी में 2 मेंबर हैं, जिसमें से वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक कंज्यूमर ए है और दूसरा कंज्यूमर बी है। कंज्यूमर ए ने पूरे साल में 1 लाख रुपए के ऑर्डर सोसाइटी को दिए, 1 लाख रुपए के, ठीक है ना, और इसने दिए 10,000 रुपए के। अब कल को जो सोसाइटी है उसका प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट बांटा जा रहा है, तो इनका रेशो क्या हो गया, 10:1 का रेशो हो गया इनका। तो जो मान लो प्रॉफिट हमारा हुआ 11,000 रुपए का साल के एंड में, तो 10,000 रुपए तो ए को मिल जाएंगे और बी को 1,000 रुपए मिलेगा। तो रेशो के बेसिस पर जो पार्ट हमारे मेंबर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्लियर? लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तो 2 मेंबर हैं, इसको भी उतना ही वोट मिलेगा 1 वोट, और इसको भी 1 वोट ही मिलेगा। इस तरीके से वोटिंग में ऑल आर इक्वल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आएगी तो उस केस में बच्चों जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो रेशियो बेसिस पे बटेगा। ये इन्होंने कहा है। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इजी टू फॉर्म, आसान होता है, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, जो भी लोग इसके मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कल को सोसाइटी लॉस करती है तो सोसाइटी जाने और जिन लोगों का लॉस हुआ है वो लोग जाने, मेंबर्स के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। जबकि इससे पहले जो 3 फॉर्म मैंने आपको बताए थे, पार्टनरशिप के अलावा जॉइंट इन फैमिली बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, मोस्टली तीनों में अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने पढ़ी थी। यहाँ पर क्योंकि ये अलग बिजनेस फॉर्म है, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कंटिन्यूटी, एक बार सोसाइटी बन जाए वो लगातार चलती रहेगी, उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। अगर मेंबरों की डेथ होती जाती है, इंसॉल्वेंट होते जाते हैं, तो मेंबरों की डेथ और इंसॉल्वेंसी का सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लगातार ये बिजनेस चलता रहेगा। डेमोक्रेटिक सेटअप, कोई भी डिसीजन होता है वो 1 मैन 1 वोट के हिसाब से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पर लिया जाता है। ओपन मेंबरशिप, सोसाइटी फॉर्म में किसी भी व्यक्ति के लिए ओपन मेंबरशिप होती है। कोई भी व्यक्ति यदि उसके प्रिंसिपल से सेटिस्फाइड है तो वो मेंबर बन सकता है। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग मीन्स कि जो इसका मैनेजमेंट होता है, इसको मैनेज करना है, उसके लिए हमें
लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, मेंबर्स में से ही हम लोग चेयरमैन वगैरह सब बना देते हैं और सारे सिस्टम को देखते रहते हैं। स्टेट पैट्रोनेज, स्टेट पैट्रोनेज का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है कुछ कंसेशंस या टैक्स में छूट ऐसी व्यवस्थाएं देती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प देती है जो सरकार के प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाते हैं। सोशल यूटिलिटी, सोशल यूटिलिटी का मतलब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं इनका मेन पर्पस सोशल जस्टिस को बढ़ाना, म्यूचुअल कोऑपरेशन को बढ़ाना होता है, साथ के साथ सेल्फ हेल्प को बढ़ाना, मोरल वैल्यूज मेंबर्स के अंदर डेवलप करना, ये इस चीज का प्रिंसिपल रहा करता है। बेटा इसकी डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए कोई व्यक्ति एक शेयर लेकर के भी इसका मेंबर बन सकता है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि आपस में लोग सोसाइटी के ही मेंबर होते हैं तो वो इनएफिशिएंट भी हो सकते हैं। नो मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो कोई मोटिवेटर नहीं है, आपस में हमें एक मोटिवेटर की कमी महसूस होती है। कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर, जब सोसाइटी सक्सेस हो जाती है तो आपस में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं मेंबर बनूं, हर व्यक्ति ये चाहता है सेक्रेटरी, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना शुरू हो जाते हैं। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट जहां हमें सब्सिडीज देती है, टैक्स में छूट देती है, वहीं पर उसका कंट्रोल भी ज्यादा रहता है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कंज्यूमर्स के द्वारा फॉर्म की जाती है। मान लो एक मोहल्ले में 40 आदमी है, 40 परिवार हैं, उन्होंने मिलकर के कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया। अब हर महीने हर घर में लगभग 10,000 रुपये का माल आता है, तो उस माल से क्या होता है बेटा कि उस माल से अगर हम बाजार में लेने जाएं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में माल खरीदें तो महंगा आएगा, लेकिन उसी माल को यदि हम बड़ी क्वांटिटी में एक सोसाइटी के द्वारा खरीदें तो हमें सस्ता मिलता है, तो ये हमारा फायदा हो जाता है और वो पैसा हमारा जुड़ता जाता है। इस तरीके से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। दूसरा होता है बेटा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार, किसी चीज़ को सेलर, वो सब मिल करके एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान लो कोई टेक्नोलॉजी मंगानी है, रॉ मटेरियल मंगाना है, अलग अलग जगह से चीज़ें मंगानी है, तो उसमें वो सोसाइटी बना करके अपना फायदा कर लेते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी का फायदा क्या होता है कि फर्म अपने बिजनेस को कर रही है, बहुत अपना माल को बेच रही है, हम उसकी मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। मार्केटिंग में हेल्प किस तरीके से करते हैं? जैसे अमूल का नाम आपने सुना होगा। अमूल कंपनी क्या करती है, दूध को एक जगह इकट्ठा करती है, उसकी पैकेजिंग करती है और उसे ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करती है। किसान बिखरे हुए हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो इतनी बड़ी मार्केट को नहीं देख सकते हैं, इसलिए मार्केटिंग सोसाइटी बना करके किसानों के वेलफेयर के लिए अमूल नाम की संस्था बनाई गई। नेक्स्ट है क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट सोसाइटी का मतलब होता है जैसे बैंक वगैरह बन जाते हैं ना, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनका काम क्या होता है कि अपने मेंबर्स को कम इंटरेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना, जिससे कि उसकी मेंबर्स की ज़रूरतें पूरी हो सकें।
फार्मिंग सोसाइटी, बहुत सारे किसान मिलकर के एक सोसाइटी बना लेते हैं, अपने ट्रैक्टर वगैरह ले आते हैं, अपने यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं कर लेते हैं, खाद बीज वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो सस्ती पड़ती है। इस तरीके से फार्मिंग सोसाइटी काम करती है। हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी में क्या होता है बेटा, जो बहुत सारे लोग हैं जिनको मकान की ज़रूरत है, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर ली। अब हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करके वो लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें सस्ते में तो ज़मीन दे दे। सब लोग अपना पैसा लगा करके अपना मकान बना लेते हैं, और जब ज़्यादा क्वांटिटी में मकान बनेंगे तो लेबर भी सस्ती आएगी, रॉ मटेरियल भी सस्ता आएगा, और भी चीज़ें हमें सस्ती मिलेंगी। तो ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का फ़ायदा है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ में ये डिस्कस किया कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी कैसे वर्क करती है, इसके क्या फीचर्स हैं, मेरिट डीमेरिट्स क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। 5-6 टाइप मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर यदि नहीं आए हैं तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, किसी में भी कोई दिक्कत है तो मुझसे डिस्कस किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। हैव अ नाइस डे।